नमस्कार, मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बारा। आज मैं बात कर रहा हूँ पैलिमोन मैक्रोबैंक्रियम मालकोम सोनाई, जो भारतीय स्वच्छ जलीय झींगा है। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र के बारे में मैं बात करूँगा। तो श्वसन तंत्र इसमें सुविकसित होता है और जिसमें पहला जो इसका अंग है जिससे श्वसन ये करता है वो क्लोमा वर्को के आस्तर या लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट और गिल कवर जिनको कहते हैं। दूसरा है इसका 3 जोड़ी अधिपादांश या एपिपोडाइट्स जिनको कहते हैं, और तीसरा है 8 जोड़ी क्लोम या जिनको गिल कहते हैं वो होते हैं। और ये सब अंग बक्ष के दोनों और 2 बड़े तथा संकुचित गिल कोष्ठों में सुरक्षित रहते हैं, और प्रत्येक गिल कोष्ठ अंदर की ओर बक्ष की पार्श्व भित्ति पर इपीमेरॉन द्वारा बाहर की कैरापेस या क्लोमावर्क द्वारा आवृत रहती है। गिल कोष्ठ आगे नीचे की और पीछे की दिशाओं में खुले रहते हैं। अब हम एक जो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में मैं बात करता हूं उसके। ये एक संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना में ये चारों तरफ से ये हमको ये घेरा दिखाई दे रहा है। ये घेरा जो है ये आवरण है, इसको हम आवरण कहते हैं, ब्रेंकियोस्टेगाइट ऑफ गिल कवर। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेंकियोस्टेगाइट ऑफ द गिल कवर जो है ये है। अब इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ये मसल्स के बारे में है। बीच में ये मिडगट है और एक्सटर्नल आर्टरी है ये। अब ये जो यहाँ पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है इस जगह एफरेंट ब्रेंकियल चैनल है, जिसमें होके ब्लड रुधिर जो है अशुद्ध रुधिर एंटर करेगा और जो अन्य जो संरचनाएं पाई जाती है जैसे आर्थोडियल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है, इस पर एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं। और ये जो इसकी जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये संरचना इसका रुधिर चैनल बनाती है, और रुधिर चैनल जिसके अंतर्गत की रुधिर बहता है। एफरेंट ब्रेंकियल चैनल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये एफरेंट ब्रेंकियल चैनल है, ये रुधिर लेके आता है इसमें, और ये इफरेंट ब्रेंकियल चैनल है, ये रुधिर शुद्ध होने के पश्चात में लेके जाता है। तो इस दौरान ये रुधिर है यहाँ होके गति करता है। एफरेंट ब्रेंकियल चैनल से फिर लेटरल चैनल आता है और फिर मीडियल, और मीडियल से शुद्ध होकर बाहर वापस जो अपने शरीर के अंदर हार्ट की तरफ यहाँ पर मूवमेंट कर जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक गिल कोष्ठ को स्पष्ट करता हुआ शिरोवक्ष का हाथ से काटा हुआ अनुप्रस्थ परिच्छेद एक डायग्राम है। अब इसमें बात करते हैं क्लोमा वर्कों का आवरण। क्लोमा वर्कों के आवरण में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो संरचना है क्लोमा वर्कों का आवरण, ये क्लोमा वर्कों के अंदर का अस्तर पतला, झिल्लीवत और अत्यंत परिसंचारी होता है, जिसमें छोटे छोटे रुधिर अवकाश होते हैं। दोनों आवरक श्वसन सतहों का निर्माण करते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर त्याग देते हैं। तो ये तो बाहर का जो एरिया है ये क्लोमा वर्कों का आवरण जो हुआ ये हुआ, इसको ये कहते हैं। अब बात करते हैं हम अधिपादांश एपिपोडाइट्स है। एपिपोडाइट्स जंब पदकों पर पाए जाते हैं
और एक साधारण पत्ती के समान अत्यंत परिसंचारी 3 जोड़ी अध्यावरणीय ऊर्ध्व होते हैं जो जंब पदकों के कक्षांग खंडों से निकले होते हैं और जंबिकाओं या फिर जिसको मैग्जिली कहते हैं कि प्रवाहकों या स्कैफोग्नेथाइट के नीचे गिल कोष्ठों के अग्रभाग में स्थापित रहते हैं। और प्रथम जोड़ी के अधिपदांश अन्य जोड़े के अधिपदांश की अपेक्षा बड़े होते हैं, द्विपाली युक्त होते हैं और ये आदि गिलों की भांति श्वसनों का कार्य करते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं गिल। इसमें गिल 3 प्रकार के हैं में से मुख्य जो है, तो गिलों के प्रकार में पहला है पोडोब्रैंक और दूसरा है आर्थोब्रैंक और तीसरा है प्लूरोब्रैंक। तो हम देखते हैं ये पोडोब्रैंक है। ये पोडोब्रैंक या पाद गिल जो है यह एक उपांग के कक्षांग से जुड़ा रहता है और पेलिमोन के दोनों दूसरे जंब पदकों के कक्षांग में एक एक पाद क्लोम से जुड़ा हुआ होता है। आर्थोब्रैंक या संधि गिल जिसको कहते हैं, यह उपांग के शरीर से जुड़ने के स्थान पर पाई जाने वाली संधिकारी कला से जुड़ा होता है और प्रत्येक तीसरे जंब पदक पर 2 संधि क्लोम होते हैं। दूसरा संधि क्लोम पहले की अपेक्षा छोटा होता है और पहले के नीचे छिपा रहता है। अब तीसरा जो है प्लूरोब्रैंक। प्लूरोब्रैंक या पार्श्वगिल जिनको कहते हैं, यह खंड की पार्श्वभित्ति से जुड़ा होता है जिसके साथ उपांग जुड़ता है और प्रत्येक ओर के अंतिम 5 गिल पार्श्व क्लोम होते हैं जो कि उन बक्षीय खंडों की पार्श्वभित्ति से जुड़े होते हैं जिनमें 5 जोड़ी चलन टांगे जुड़ी होती है। तो आपने ये संरचना यहाँ पर ये देखी, ये संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अंतर्गत इस संरचना में ये आपको एपिपोडाइट्स दिखाई दे जाएंगे और ये संरचना मैं आपको बता रहा हूँ। यह है इसका स्कैफोग्नेथाइट, पोडोब्रैंक, आर्थोब्रैंक और प्लूरोब्रैंक। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 ये 5 जोड़ी चलन टांगे हैं। ये 5 जोड़ी चलन टांगे इस जगह पाई जाती है और ये 1 2 3 ये तीनों प्रथम द्वितीय और द्वितीय जंब पदक होते हैं जिनसे एपिपोडाइट्स जुड़े हुए होते हैं। अब इन गिलों के संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो गिलों की संरचना में आकृति लगभग हंसियाकार होती है जो पीछे की ओर गिल परिमाण में धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अतः प्रत्येक गिल अपने से अगले गिल की अपेक्षा बड़ा होता है और प्रत्येक गिल में मध्य में एक छोटे संयोजक क्लोम पूल द्वारा बक्ष से जुड़ा रहता है। इसी क्लोम मूल से होकर तंत्रिकाएं एवं रुधिर प्रणाल गिल के अंदर प्रवेश करती है एवं बाहर निकलती है। पेलिमोन के गिल पर्णक्लोम या फाइलोब्रैंक होते हैं, अर्थात प्रत्येक गिल पत्ती के समान समचतुर्भुजीय गिल प्लेटों की 2 पंक्तियों का बना होता है जो एक पुस्तक के पन्नों की भांति गिल के लंबे एवं सक्रिय अक्ष या आधार के साथ समकोण से जुड़े रहते हैं जो कि गिल प्लेटों के मध्य भाग में सबसे बड़ी और सिरों की ओर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अपसारी गिल प्लेट की दोनों पंक्तियों के बीच एक गहरी मध्यवर्ती खांच होती है, मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप कहते हैं जिसे। औतिक संरचना में एक गिल प्लेट कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है जिसके दोनों तलों पर पतली क्यूटिकल होती है। परस्पर एकांतरित रूप से व्यवस्थित ये कोशिकाएं वर्णकित या पारदर्शी दोनों प्रकार की होती है और परिच्छेद में गिल का आधार त्रिभुजाकार दिखाई देता है जो चारों ओर से अधिचर्म द्वारा परिसीमित संयोजी ऊतक से बना होता है और बाहर की ओर एक पतली क्यूटिकल द्वारा सुरक्षित रहता है। अब हम बात करते हैं गिल के अंदर रुधिर आपूर्ति। तो गिल के अंदर रुधिर आपूर्ति में हम देखते हैं
ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में मैं बात करता हूं, ये लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल है, लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल। लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल है, इसमें एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स जो कि अशुद्ध रुधिर लेके आती है, और ये बीच में आपस में कनेक्शन इससे जुड़ा होता है, तो एक सिड्डी की तरह संरचना बनाती है। तो एफरेंट ब्रेंकियल चैनल ये आपको दिखाई दे रहा है इस जगह। ये बीच की संरचना जो दिखाई दे रही है ये मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल है, और मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल है, इसमें ये आपको कनेक्शन दिख रहा है इफरेंट ब्रेंकियल चैनल। तो इस प्रकार से ये लेटरल से चलता है ब्लड और मीडियन में पहुंच जाता है दोनों तरफ से, और मीडियन के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। इसमें जो गिल में रुधिर आपूर्ति में जो बात कर रहे थे हम, रुधिर आपूर्ति की, गिल के आधार के में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 3 अंधेरे रुधिर प्रणाली या चैनल होते हैं। इनमें 2 पार्श्वीय चैनल होते हैं जिनको लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। और तीसरा मध्यवर्ती अंधेरे चैनल होता है, मध्यवर्ती खांच के नीचे गिल आधार के शीर्ष भाग में होते हैं, और दोनों पार्श्व चैनल से ये जुड़े होते हैं जो अनुप्रस्थ संयोजक के द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक सीडी की जैसी संरचना बनाते हैं, और पार्श्व चैनल से अपनी ओर की प्रत्येक गिल प्लेट में एक महीन सीमांत चैनल होता है जो उस तट के साथ होती हुई अंत में मध्यवर्ती अंधेरे चैनल से मिल जाती है। एक गिल में रुधिर का परिसंचरण, शरीर से अशुद्ध रुधिर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह अभिवाही क्लोम नाल, जिसको एफरेंट ब्रेंकियल चैनल कहते हैं, के द्वारा लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में प्रवेश करता है, और ये जो गिल मूल में प्रवेश करने पर अपने सामने स्थित अनुप्रस्थ संयोजक में खुल जाता है, और रुधिर पहले दोनों पार्श्व नालों में बहता है और फिर सीमांत नालों में बहता हुआ मध्यवर्ती अंधेरे चैनल में पहुंच जाता है। अब ये जो रुधिर है लेटरल चैनल से बहता हुआ जब मीडियन चैनल में पहुंचता है और अभिवाही से जो है इफरेंट ब्रेंकियल चैनल से बाहर निकलकर हृदय की तरफ जाता है, इतने में यह रुधिर शुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से जो शुद्ध रुधिर है वो शुद्ध रुधिर हृदय को पहुंच जाता है। अब इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से शुद्ध रुधिर होने के लिए पूर्ण हो जाती है। तो शरीर से अशुद्ध रुधिर एक अभिवाही क्लोमनाल द्वारा गिल में आता है, जो गिल मूल में प्रवेश करके सामने स्थित अनुप्रस्थ संयोजक में खुल जाता है। रुधिर पहले दोनों पार्श्व नालों में बहता है, फिर सीमांत नालों में बहता हुआ मध्यवर्ती अंधेरे नाल में पहुंचता है। इतना चलने के पश्चात यह रुधिर ऑक्सीजनित होकर शुद्ध हो जाता है, और मध्यवर्ती चैनल से शुद्ध रुधिर एक अव्यवाही क्लोम नाल द्वारा हृदय आवरण में ले जाया जाता है। श्वसन की विधि, प्रत्येक जंभिका या स्कैफोग्नाथाइट गिल कोष्ठ के अंदर आगे की ओर स्थित रहता है तथा अपनी निरंतर लहरदार गतियों के द्वारा कोष्ठ के अगले खुले सिरे से जल को बाहर प्रवाहित करता है, और जल जो है वो पीछे से गिल कोष्ठ के पिछले सिरे से स्वच्छ जल की धारा प्रवेश करती है, और यह जलधारा क्लोमावर्कों के अंदर के आस्तर गिलों एवं अधिपादों के ऊपर से होकर गुजरती है और आगे की तरफ निकल जाती है। इस प्रकार यह अत्यंत कोमल एवं पतली गिल प्लेट विसरण द्वारा गैसों के विनिमय में पारगम झिल्ली की भांति कार्य करती है, और जल में घुली हुई ऑक्सीजन रुधिर में ले ली जाती है, और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के क्लोम पाए जाते हैं। तो इसमें 8 जो क्लोम थे वो तो मैंने तुमको आपको पहले बताए थे, टोटल है 11 इसमें। जैसे हम इसमें देखते हैं मैक्सिलिपीड, आपको पता है प्रथम
द्वितीय और तृतीय मैक्सिलिपिड। इन प्रथम, द्वितीय, तृतीय मैक्सिलिपिड पर जो एपिपोडाइट है, तीनों पर एक एक एपिपोडाइट है, यहाँ पर देख रहे हैं। और पोडोब्रैंक है वो दूसरे जो मैक्सिलिपिड पर होता है, और आर्थोब्रैंक है 2, वो तीसरे मैक्सिलिपिड पर होता है। इस प्रकार से मैक्सिलिपिड पर जो कुल योग है वो होते हैं 6। अब बात करते हैं हम चलन टांगों पर। चलन टांगों पर किसी प्रकार का एपिपोडाइट नहीं पाया जाता, ना पोडोब्रैंक पाया जाता है। प्लूरोब्रैंक पाए जाते हैं जो कि 5 होते हैं, और ये प्लूरोब्रैंक, अब ये कुल मिलाकर जो है 11 हो जाते हैं, और ये क्लोम सूत्र दे रखा है। तो इस प्रकार से पैलिमोन के अंतर्गत श्वसन की क्रियाविधि पाई जाती है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे आगे रुधिर या संवहनी तंत्र की।